बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। ये बढ़िया मेरा देश मेरा गांव वाला मूड है। गांव से शहर की तरफ हम चलते हैं। हेलो, बहुत बहुत तो धन्यवाद सर। सबसे पहले ये ना एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना, मतलब जरा शहर भी है, गांव भी है, और दिल्ली में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपार्टमेंट टाइम्स, उसी से हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी काम जब शुरू होता है तो मोटिव बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपार्टमेंट टाइम्स को जब आपने शुरू किया तो सबसे पहले तो सर आप ना एक संक्षेप में 1 मिनट पे अपना मोटिव बताइए। व्हाट्स योर मोटिव? देखिए सर, मैं काफ़ी देर से यहाँ सुन रहा था, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो अपने अपने बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपने सभी पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से आपने कभी भी किसी से भी हाई राइज़ के बारे में नहीं सुना होगा। क्योंकि हाई राइज़ रेसिडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम टैक्स पेयर हाई राइज़ में इस समय रहते हैं, और हाई राइज़ सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके अपने इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उनकी अपनी समस्याएँ डिफरेंट होती हैं, और उसके सॉल्यूशन भी डिफरेंट होते हैं। तो अपार्टमेंट टाइम्स का काम वही है जो कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उसको उतने ज़्यादा अच्छे से संज्ञान में नहीं ले रहे। तो अपार्टमेंट टाइम्स की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई कि हम लोगों ने इसी गैप को फिल करने की कोशिश करी है कि अपार्टमेंट टाइम्स एक प्लेटफॉर्म की तरह बन के निकले, जहाँ पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस है जो सोसाइटी हाई राइज से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिटी के माध्यम से पहुँचाया जा सके। और पिछले 7 सालों में हमने दिल्ली NCR में लगभग 1000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की हैं, और लगभग 12 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं अभी तक। वेरी नाइस। सुरेंद्र सोलंकी जी, सर ये तो शहर की बात होगी, हाई राइज लोगों जो टावर्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनके कंसर्न से जुड़ा मसला है। आप 36 खाप के सरपंच हैं, 360 खाप के आप सरपंच हैं, जिसमें हर जाति बिरादरी के लोग होंगे। प्रश्न सीधा यह है कि आप दिल्ली आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। दिल्ली में पिछले साल सर एक नई सरकार आई, उनका कहना है कि हम 27 साल के बाद आए। अभी हर तरीके के लोग आए, कुछ ने अच्छा बताया, कुछ ने खराब बताया। दिल्ली के नागरिक के तौर पर आपने कई सरकारों को देखा होगा, मतलब जब से दिल्ली राज्य बना, खुराना जी से साहब सिंह वर्मा साहब, सुषमा जी, शीला जी, फिर केजरीवाल जी, और अब रेखा जी, आपने सब के टेन्योर को देखा। एक साल में सर कितना काम हुआ, कुछ हुआ भी है दिल्ली में? देखिए, सरकारें बदलती रही, और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि जिन गाँव की ज़मीनों पर ये दिल्ली बसी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चले गए, और इसको लेकर बहुत लंबे समय से आवाज़ें उठ रही थी। और चुनाव से लगभग 3 साल पहले हम लोगों ने इस बात को प्रमुखता से रखा और एक मुहिम चलाई थी, और उस मुहिम के तहत हमने उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी, और हमने कहा था कि भाई आप गांव की बात नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनी और क्लस्टर की बात करते हैं। हमारा दिल्ली का एक अपना इतिहास है गाँव का, दिल्ली की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जो भी लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं वो सब हमारे परिवार के लोग, और किसी तरह का कभी दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल नहीं हुआ। हमने कहा कि गाँव की बात भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़े हम उनके पास गए। उसके बाद हमने कुछ शर्तें सरकार, केंद्र सरकार से रखी थी, और गृह मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में जो आप कह रहे हो ना, 1 साल में तो 9-10 पॉइंट हमारे थे। उसमें दिल्ली में लगभग 17-18 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ा था कृषि भूमि का। दूसरा था कि जिन गांवों की ज़मीन कोड़ियों के भाव सरकारों ने ली, शहरीकरण के नाम पर ग्राम सभा की ज़मीनें सारी सरकार ने हड़प ली, जबकि ग्राम सभा की ज़मीन का मालिक गांव होता है, उस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। और ये एक सरकार ने नहीं किया, ये पूर्व की जितनी भी सरकारें रही सब ने किया। तो हमने कहा कि जब हमारे ज़मीनें हमारी इस कोड़ियों के भाव ले ली, ग्राम सभा की ज़मीन ने हमारी ले ली, हमारे पास खेल कूद के स्कूल पार्क कोई सुविधा नहीं है,
सरकार ने दी, तो हम किस बात का हाउस टैक्स दें? हाउस टैक्स की एक हमने मांग रखी थी कि गाँव को हाउस टैक्स मुक्त करना चाहिए। तीसरा था जो मोटेशन लगभग 16-17 साल से बंद पड़ी थी, तो लगभग ऐसे 74-4-20 सूत्री के लोगों को मालिकाना हक की थी, स्वामित्व योजना दिल्ली के अंदर लागू करने की बात थी। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि गांव का रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं गांव के उद्देश्य से देखते हुए बात कहना चाहूँगा कि लोगों को सरकार से उम्मीद कहीं ज़्यादा है। ओके। और उसमें हो सकता समय लगे, लेकिन जो हमारी मांगे थी उन पर निरंतर सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। चाहे मास्टर प्लान लाने की बात हो, मैं एक एक पॉइंट के आधार पर आपको बताना सकता हूं कि मास्टर प्लान की हमारी मांग थी, जिस पर अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई, और वो उम्मीद है, क्योंकि मुझे शहरी विकास मंत्री और सीएम दोनों ने बुलाया भी था, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 1 महीने के अंदर मास्टर प्लान हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर। सर्कल रेट का फाइल उन्होंने कहा कि इसी महीने हम कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज थी जो उस लिहाज से हम देखें तो कभी गांव में इतना बड़ा फंड नहीं मिला था जो ग्रामोदय योजना के तहत सरकार ने लगाया। लगभग 1362 करोड़ रुपए तो ग्रामोदय योजना के तहत पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद दिए, और 1157 करोड़ रुपए इस बजट में रखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, मैं एक जो बात कहना चाहूँ, हमने साफ तौर पर अपनी नीति बनाई, जो हमारे काम करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, और नहीं करेगा तो उसका विरोध भी करेंगे। तो अभी तक की स्थिति में स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन आगे ट्रैक सही है। अब आता हूं सर आपके पास। जैसे आपने कहा कि हर तरीके के लोग आए, लेकिन हाई राइज के लोगों की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या कलेक्टिव नहीं है? क्या एक वो हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं ना कि बच्चा रोता है तो ही माँ उसको दूध ऑफर करती है, वरना उसको दूध भी ऑफर नहीं किया जाता। तो ये हाई राइज वाले क्या अपने कष्ट के लिए, अपनी समस्या के लिए मुखर नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, मजबूर है, जिसके कारण, क्योंकि संख्या तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक सोसाइटी में इतने लोग हैं जितने गांव में 2 पंचायतों में लोग नहीं रहते, उतने हाई राइज सोसाइटी में लोग रहते हैं। तो फिर जब इतनी संख्या है, फिर भी इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? सर, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बच्चा जब रोता है तभी उसको कंसर्न दिखाया जाता है, बट बच्चे के रोने की आवाज़ माँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनका जो डेमोग्राफी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो 90% से ज़्यादा यहाँ पर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो कॉर्पोरेट कल्चर से कनेक्टेड है वो लोग रहते हैं। अपने डे उनका रूटीन स्टार्ट होता है, सुबह मॉर्निंग से भागदौड़ किया, रात को अपना जॉब से लौट के थकार के आए, और उसके बाद अगला दिन की तैयारी करना। इस वजह से होता है कि अच्छा, एक और चीज़ है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग 80% से ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर रहने आए हैं, अपने करियर के सिलसिले में रहने आए हैं। तो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव से वो बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है। और अपार्टमेंट टाइम्स का भूमिका वही रही है कि जो बच्चे के रोने वाली आवाज़ है, जो यहाँ पर अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो समस्या है, उनकी जो आवाज़ को सही डिपार्टमेंट तक पहुँचाने का काम अपार्टमेंट टाइम्स कर रहा है, जिससे कि कंसर्न अथॉरिटीज़ तक उनकी जानकारी पहुँचे और फिर उसके ऊपर संज्ञान लेके काम किया जाए। नहीं, वो तो ठीक है कि आप एक ब्रिज का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ और जो लोग हाई राइज में रहते हैं, आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो एक तथ्य है ना सर, क्योंकि मैं भी उन्हीं सोसाइटीज़ में रहता हूँ। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उनमें से 10 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कॉमन हैं। बिल्कुल सही। हाँ, एक व्यक्तिगत समस्या है, एक कॉमन समस्या है। उन 10 कॉमन समस्या को लेकर, और मैं बस वो समझ नहीं पाता हूँ कि कलेक्टिव, अब जैसे एओज भी बनते हैं हर सोसाइटीज़ में, वहाँ पर भी एक अलग किस्म की राजनीति चलती है, उसमें भी कुछ लोगों की बात सुनी नहीं जाती। उनके कितने पावर हैं ये भी हमें नहीं पता, कि वो फाइनेंशियल चीज़ों को ही देखते हैं, क्या उसके बाहर वो अथॉरिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो मतलब समस्याएं 10,000 हैं और उनको सुलझाने का रास्ता सिर्फ 10 भी नहीं दिखता। सर, इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव।
जो समस्या है तो उसका सॉल्यूशन और प्रॉब्लम का समाधान भी ज़रूर है, और उस समाधान तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, इन सोसाइटी में रहने वाले सभी अपार्टमेंट रेसिडेंट्स को वो सही रास्ता पता ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि दिल्ली तो बढ़ा, लेकिन वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उस विकास के साथ चल नहीं पाए, पीछे रह गए। इसके पीछे जो लोग थे उनकी कुछ गलतियां थी, या जो नीति निर्धारक थे उन्होंने कुछ कमी ऐसी छोड़ दी जिसके कारण ये गैप बना? सर देखिए, दिल्ली के अंदर मैं कहूँ कि अनेकों दिल्ली बस्ती हैं। एक दिल्ली है जो लुटियन जोन कह लो या उसको एनडीएमसी का एरिया कह लो, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। एक दिल्ली है जो जमुना पार का इलाका है, एक दिल्ली है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की दिल्ली है, और एक दिल्ली जो अनऑथराइज कॉलोनियों का पूरा एक क्लस्टर पूरा जाल बन चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नीति निर्धारित करने वाले लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी उनकी रही, जिससे दिल्ली के हालात बद से बदतर होते चले गए। मैं सिर्फ गांव की पृष्ठभूमि जो इलाका आप जो कह रहे हो कि हर लोगों को ये आश्चर्य होता है कि दिल्ली के अंदर भी अभी ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर खेती होती है। लगभग 360 गांवों में से सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर खेती होती है, और उनको भी कहीं ना कहीं उस कड़ी से नहीं जोड़ा गया। जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हुआ उतना उन चीज़ों वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। दूसरा एक बड़ा रीज़न जहाँ पर डेवलपमेंट से जोड़ा गया, जहाँ शहर बन गए वहाँ तो सुख सुविधा पूरी है, लेकिन जो गांव या अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी हालात बद से बदतर है। चाहे वो साउथ दिल्ली के गांव हो, चाहे वो जमुना पार के गांव हो, और चाहे वो हमारा इधर जो ये अपना द्वारका वाला तो थोड़ा ठीक कह सकते हो आप, लेकिन जो साउथ दिल्ली के गांव की, अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, देवली गांव है, काफी पुराना गांव है, लेकिन वहां पर आप यकीन माने कि ना बस जा सकती है, और तो लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। वहां सबसे बड़ी समस्या है कि गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, बड़ी सकरी सड़कें हैं। और इसमें जो पूर्व की सरकारों ने गलतियां करी कि जो एक मास्टर प्लान आना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और यहाँ पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि जो ये अनप्लान्ड कॉलोनियाँ जो कटती चली गई, अब जो गरीब आदमी वहाँ पर आकर रह रहा उसका क्या कसूर है? ये तो कसूर सरकारों का रहा ना कि वो कॉलोनियाँ या तो प्लान तरीके से कटने देते और वहाँ पर एक व्यवस्था बनती कि वहाँ पर जिस तरीके से अभी हरियाणा के अंदर हो रहा है कि वहाँ पर आप प्लान पास कराओ और अपनी कॉलोनियाँ काटो, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो अनप्लान तरीके से जब सड़कें छोड़ी गई वहाँ पर 15 फीट की, उस समय 15 फीट बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब जब वहाँ पर 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत बन गई, वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ और गांव ऐसे हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और एक ताज़ा उदाहरण कल हमारे पालम का ही है, गाड़ी, हाँ वो देखा मैंने, कि वहाँ पर मार्केट बन गई और वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने में काफ़ी समय लगा, और जिससे हमारे गाँव के वो कश्यप परिवार जो था, नरेंद्र कश्यप, लगभग 18 राजेंद्र कश्यप है वो, हमारे गांव का है वो, और 18 लोग थे उसके परिवार में, और जिसमें 9 लोगों की डेथ हो गई। एकदम से बहुत दुखदायक घटना हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ ये ना सोचें कि भाई, हम लोग ये भी सोचें कि सरकारों का दायित्व बनता है कि वो पूरे प्लान तरीके से काम को करे। और ये घटना आज हुई है, ऐसी कई घटना पूर्व में कई जगह हो चुकी है। तो आगे के लिए सरकार को कोई प्लान बनाना चाहिए कि वहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से हो, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच सके, वहाँ पर लोगों को आने जाने की व्यवस्था। इसमें एक सवाल, जैसे आपने जो बात कही, क्या उस क्रम में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब रेक्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश रही नहीं? क्योंकि लोग रह रहे हैं उनको, अब देखिए जितने जो पालम वाला इलाका है, 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई,
नीचे गाड़ियां लगी होती हैं दोनों तरफ, अगर कोई बाइक भी जाए तो सामने से बाइक आए तो उसके लिए रास्ता ना मिले। एंट्री एग्जिट पॉइंट मैक्सिमम उस इलाके में घरों में देखिए तो एक ही होता है, अगर नीचे के फ्लोर में आग लग गई तो फिर आप समझिए कि फंस गए आप अगर टाइम पे। और इस मामले में भी वही रिपोर्ट आ जाएगी, तो लगभग वही है कि गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई, एक वो फैक्टर पड़ता है। तो अब कहाँ से हम वापस लौटे, क्योंकि हम तो खुद ही अपनी गलती कह लें या शासन प्रशासन गलती कह लें, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब वापसी बड़ी मुश्किल लगती है सर। इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं अभी 3 या 4 हैं। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, हवा की जो पोल्यूशन है वो एक बड़ी समस्या है, साथ ही पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो पानी आज आप देखोगे सबसे ज़्यादा कैंसर के केस, सबसे ज़्यादा लीवर डैमेज हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो शाबी नदी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन मैं कई बारी सरकारों को ये सुझाव दे चुका कि हमें इन 3-4 चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। ये बात सही है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब शुरुआत करें तब जागे तभी सवेरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी, और पूरे आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। धन्यवाद।